नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित सहारन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द चंडीगढ़ पोस्ट में। आज की इस वीडियो में हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन देश की मौजूदा हालात को देखकर हमारे मन में दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल, क्या भारत आत्मनिर्भर बनने में सक्षम है? दूसरा सवाल, इतनी विकट परिस्थितियों में सरकार के मन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का ख्याल कैसे आया? क्या जब स्थितियाँ सामान्य थी तो तब भारत को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? तो आइए हम बात करते हैं हमारे पहले सवाल, क्या भारत आत्मनिर्भर बनने में सक्षम है? सबसे पहले तो उन 5 पिलर्स की सच्चाई को समझने का प्रयास करते हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान किया था। पहला पिलर इकोनॉमी, दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पिलर सिस्टम, चौथा पिलर वाइब्रेंट डेमोग्राफी और पाँचवा पिलर डिमांड। क्या ये पाँचों पिलर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की स्थिति में हैं? तो आइए इन 5 पिलर्स की मौजूदा हालात में क्या स्थिति है उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। प्रधानमंत्री के अनुसार भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इकोनॉमी को इंक्रीमेंटल चेंज से नहीं बल्कि क्वांटम जंप से आगे बढ़ाना होगा। क्वांटम जंप से मतलब है कि सडन और सिग्निफिकेंट चेंज, मतलब एकदम तेज़ी से आगे बढ़ना, और इंक्रीमेंटल चेंज का मतलब समय के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना। मौजूदा हालात को देखकर तो ऐसा लगता है कि हमारी इकोनॉमी के लिए इंक्रीमेंटल चेंज से ही आगे बढ़ना बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और मूडीज़ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव भी हो सकती है। कुछ दिन पहले आई मूडी की रिपोर्ट के अनुसार तो यह लगता है कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था की हालात और भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि मूडी ने अपनी रिपोर्ट में भारत के इन्वेस्टमेंट ग्रेड को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है और साथ ही नेगेटिव आउटलुक भी दिया है। Baa3 से मतलब है कि एक्सेप्टेबल एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म डेब्ट ओनली, और नेगेटिव आउटलुक से मतलब है कि आने वाले समय में आपकी इकोनॉमी का रैंक और भी डाउनग्रेड हो सकता है। यदि निवेशकों के मन में पैसा लौटने को लेकर शंका पैदा हो जाती है तो निवेश को कैसे बढ़ाया जाएगा, और सरकार के लिए भी निवेश को बढ़ाना और मुश्किल भरा होगा। एज ए लेमैन हमें लगता होगा कि भारत का जो रैंक डाउनग्रेड हुआ है वह कोरोना महामारी की वजह से हुआ होगा, लेकिन मूडी ने अपनी रिपोर्ट में भारत के रैंक को डाउनग्रेड करने का कारण कोरोना महामारी नहीं बल्कि देश के भीतर लंबे समय से चली आ रही आर्थिक समस्याओं को माना है। मूडी के अनुसार लो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब विकास दर में कमी, वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ मतलब पॉलिसीज़ को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट न करना, इनेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिसके चलते सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ गया है, और स्ट्रेस इन फाइनेंशियल सेक्टर बैंकों की बिगड़ती हुई हालात। इन सभी कारणों की वजह से भारत के रैंक को डाउनग्रेड किया गया है। अब हम समझते हैं कि मूडी ने जो रैंक डाउनग्रेड करने के अपने दावे दिए हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों की जीडीपी ग्रोथ को फैक्ट्स के साथ देखते हैं। 2016-17 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.3% थी, 2017-18 में 7.0%, 2018-19 में 6.1%, 2019-20 में 4.2%। इन आंकड़ों को देखकर साफ पता चलता है कि पिछले कुछ समय से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वास्तव में ही घटती चली आ रही है, और वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत की ग्रोथ -3.2% तक रह सकती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रिकवरी रेट गिरकर 3.1% हो गई है। अगर हम बात वित्तीय घाटे की करें तो वित्तीय घाटा जो 2019 में जीडीपी का 3.4% था अब बढ़कर 4.6% हो गया है। वित्तीय घाटे को रोकने के लिए सरकार ने पिछले कुछ समय में अच्छा काम भी किया है। अगर हम 2012 की बात करें तो वित्तीय घाटा जीडीपी का 5.9% था, और 2013 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.9% था। उस समय सरकार यूपीए की थी और प्रधानमंत्री कांग्रेस का। 2012 से 2018-19 तक वित्तीय घाटा लगातार कम होता आ रहा था, लेकिन 2019-20 में यह एकदम से बढ़कर 4.6% हो गया है। और चिंता की बात तो यह है कि आने वाले समय में मौजूदा हालात को देखते हुए सभी इकोनॉमिस्ट और आरबीआई का यह मानना है कि सेंटर और स्टेट का एक साथ मिलाकर वित्तीय घाटा जीडीपी का 12% तक हो सकता है। हालांकि
वित्तीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने अपनी सारी न्यू स्कीम्स को 31 मार्च 2021 तक सस्पेंड कर दिया है, जो कि सराहनीय कदम है। साथ ही अगर दूसरी तरफ नज़र डालते हैं तो सरकार इन नई स्कीम्स के माध्यम से गरीब मजदूरों तक पैसा पहुंचाना चाहती थी, जिसके थ्रू इकोनॉमी में डिमांड को ऊपर उठाया जा सके। अब सरकार के सामने दो विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। एक तरफ तो गरीब मजदूरों तक पैसा भी पहुंचाना है और दूसरी तरफ वित्तीय घाटे को भी कम करना है। क्या सरकार सिर्फ इन नई स्कीम्स को सस्पेंड करके ही वित्तीय घाटे को कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी, या फिर सरकार अपनी पब्लिसिटी पर किए जाने वाले खर्च में भी कटौती करेगी? सभी सरकारें अपनी पब्लिसिटी पर पैसा खर्च करती हैं। यूपीए की मनमोहन सरकार ने 10 वर्षों में 5040 करोड़ रुपए अपनी पब्लिसिटी पर खर्च किए और बीजेपी की मोदी सरकार ने कुल 4 वर्षों में ही लगभग 47 करोड़ से ऊपर रुपए खर्च किए हैं। मोदी सरकार ने 2014-15 में 980 करोड़ रुपए, 2015-16 में 1160 करोड़ रुपए, 2016-17 में 1264 करोड़ रुपए और 2017-18 में 1313 करोड़ रुपए अपनी पब्लिसिटी पर खर्च किए हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार अपनी पब्लिसिटी के लिए कितने पैसे खर्च करती है। यदि सरकार अभी भी अपनी पब्लिसिटी पर ऐसे ही साल भर में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करेगी तो ये उन गरीब मजदूरों के साथ अन्याय होगा, जिनको उन स्कीम्स के तहत पैसा मिलना था, जो सरकार ने 31 मार्च 2021 तक सस्पेंड कर दी हैं। और अब हम बात करते हैं स्ट्रेस इन फाइनेंशियल सेक्टर पर। फाइनेंशियल सेक्टर में स्ट्रेस से मतलब साफ है कि बैंकों की हालात लगातार बिगड़ती जा रही है। बैंकों की बिगड़ती हुई हालात का सबसे बड़ा जिम्मेवार एनपीए को माना जाता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी बैंक से लोन लेने के बाद लोन की पूंजी और ब्याज को नहीं लौटाता तो उसे एनपीए में डाल दिया जाता है, मतलब जो लोन डिफ़ॉल्ट हो गए हैं और डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में हैं। तो आइए फैक्ट से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के एनपीए को समझते हैं। 2008 में एनपीए टोटल लोन्स का 2.3% था, 2013 में 3.2% हो गया, 2017 में 9.3%, मार्च 2018 में 11.2% और मार्च 2019 में 9.1%। आंकड़ों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि 2008 के बाद एनपीए लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आइए एनपीए के बढ़ने के कारण को जानते हैं। ये नाम तो आप सभी ने सुने ही होंगे, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या, जो बैंकों के पैसे को चूना लगाकर देश को छोड़कर भाग गए हैं। अब ये तो आप लोगों ने सरकार को कहते ही सुना होगा कि हम लगातार इन लोगों को देश में वापस लाने और इनसे पैसा निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार इन लोगों को देश में वापस ला पाती है या नहीं और इनसे पैसा निकलवा पाती है या नहीं। आरडीआई की एक रिपोर्ट में आरबीआई ने बताया कि 30 सितंबर 2019 तक आरबीआई ने 50 विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के 68,000 करोड़ रुपए के लोन को राइट ऑफ कर दिया है। राइट ऑफ मतलब कि ये पैसा बट्टे खाते में डाल दिया गया है। अब शायद ही यह पैसा बैंकों के पास वापस आ पाएगा और सरकार के सामने रिकवरी के भी सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इन विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कंपनी रुचि सोया का भी नाम है, जिसका लगभग 2200 करोड़ से ऊपर रुपया बट्टे खाते में डाला गया है। विलफुल डिफ़ॉल्टर से मतलब साफ है कि जो लोग पैसा देने की स्थिति में तो हैं पर पैसा देना नहीं चाहते। अब अगर बाबा रामदेव और बालकृष्ण जैसे लोगों की कंपनियां भी पैसा नहीं देगी तो फिर पैसा देगा कौन और एनपीए कम कैसे होगा? क्या सरकार के सामने इस कंपनी से भी पैसा निकलवाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जिसका 2018-19 में रेवेन्यू 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर था? इसको देखकर आप अंदाज़ा खुद ही लगा लीजिए कि विपक्ष जो सरकार पर अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहा है वह कितना सही है और कितना गलत। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात करें तो टोटल एनपीए का 25% हिस्सा तो केवल 12 कंपनियों से आता है। मूडी ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जो असेसमेंट की है उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, बल्कि भारत की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था का एक जीता जागता प्रमाण दिया है। यदि मूडी भारत की रेटिंग एजेंसी होती तो इतने मुश्किल भरे दौर में आपको इतनी मुश्किल भरी रिपोर्ट शायद ही देखने को मिलती। 2017 की रिपोर्ट में मूडी ने जब भारत के रैंक को अपग्रेड किया था तो सरकार ने बड़ी ज़ोरों शोरों से उसका बखान किया था, लेकिन आज के इस दौर में सब कुछ शांत है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मौजूदा वक्त में जो देश की हालात है क्या वो
हालात देश के सामने आज ही पैदा हुई है या फिर लंबे समय से चलती आ रही है? यदि लंबे समय से चलती आ रही है तो इसकी तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया? सरकार को अलर्ट करने और समस्याओं को उठाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसकी होती है? जाहिर सी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की। मेन स्ट्रीम मीडिया के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और जीडीपी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय कहाँ है? यदि मेन स्ट्रीम मीडिया शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और जीडीपी जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगी तो फिर हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, लव जिहाद इन मुद्दों का क्या होगा जिसके सहारे मीडिया की रोजी रोटी चलती है? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया जानबूझकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीडीपी जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करती या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया भी सरकार के आगे लाचार है? अब मेन स्ट्रीम मीडिया की लाचारी का अंदाज़ा तो हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से लगा सकते हैं। 2020 की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार भारत का रैंक 180 देशों में से 142वां है। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि भारत को रेड जोन में रखा गया है। रेड जोन मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब बात करते हैं चौथे कारण की, जो मूडी ने अपनी रिपोर्ट में दिया है, वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड रिफॉर्म। जो हमने ऊपर 3 कारण देखे हैं, घटती हुई विकास दर, बढ़ता हुआ वित्तीय घाटा और डगमगाती हुई बैंकिंग व्यवस्था, इन सभी के डगमगाने का कारण पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करना ही है। अगर पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता, इकोनॉमी के हालात इतने ख़राब नहीं होते। तो इस पूरे एनालिसिस को देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारा पहला पिलर इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत का बोझ सहने में कितना सक्षम है। अब हम बात करते हैं कि इतनी विकट परिस्थितियों में सरकार के मन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का विचार कैसे आया। मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लगता है कि इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ एक आक्रोश का वातावरण बन गया है। या तो सरकार इस वातावरण का फ़ायदा उठाकर भारत को चीन की जगह दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनाना चाहती है और पूरी दुनिया को उभरते हुए भारत की तस्वीर दिखाना चाहती है। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि सरकार देश की घटती हुई जीडीपी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और कोरोना महामारी से निपटने में सरकार की जो विफलताएं रही हैं उन पर पर्दा डालना चाहती है। अब ये तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा कि सरकार ने कौन से कारण को लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का नारा दिया है। दोस्तों, बचे हुए 4 पिलर्स की बात हम हमारे आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।